बीए पार्ट प्रथम के भौतिक भूगोल में प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके अंदर मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो थ्योरी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उसमें आज है विजेकर का धूल गैस बादल सिद्धांत। इसका ऑनलाइन पाठ्य योजना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। कार्ल वान विजेकर जो एक जर्मन भौतिक विज्ञानी हैं ने 1943 में धूल गैस बादल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत कमोवेश कांट एवं लाप्लास के निहारिका परिकल्पना के आसपास ही था। इस सिद्धांत का तर्क है कि निहारिका परिकल्पना के विरुद्ध पुराने आरोपों को आसानी से दूर किया जा सकता है। अंतरिक्ष पदार्थों के रासायनिक संगठनों के विषय में नवीन जानकारियों के आधार पर विजेकर ऐसा करने के लिए आश्वस्त था। इन जानकारियों से प्रदर्शित होता है कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन अन्य तारों के रासायनिक संगठन से भिन्न है। पृथ्वी में हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी गैसों का एक बहुत छोटा अंश होता है। इसके विपरीत सूर्य पूरी तरह से हाइड्रोजन एवं हीलियम के संगठन से बना है एवं इन तीनों के मध्य संगठनों में समानता सूर्य के कुल द्रव्यमान का मात्र 1% ही है। विजेकर के मतानुसार अंतरिक्ष पदार्थों के संगठित होने के परिणाम स्वरूप मौलिक सूर्य के आकार ग्रहण करने के समय ऐसे पदार्थों का एक आवरण जो ग्रहों के कुल मास का 100वां गुना रहा होगा, सूर्य के बाहर एक घुलते हुए आवरण के रूप में रह गया, जिसकी परिधि इतनी बड़ी थी जैसे किसी सौर मंडल की। ये तस्तरी लगभग 300 से 500 मिलियन किलोमीटर मोटी थी। ये हाइड्रोजन, हीलियम एवं कुछ अन्य पदार्थ जैसे लोहा ऑक्साइड, सिलिकॉन का यौगिक, जल की बूंदें तथा बर्फ के टुकड़ों इत्यादि से बनी थी। धूल कण आपस में टकराए और अधिक बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप ग्रह उत्पन्न हुए। छोटे एवं बड़े कणों के बीच जो टकराव घटित हुआ उससे छोटे कण भी बड़े कणों में साथ साथ विकसित हो गए। बाद की अवस्था में बड़े आकारों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने छोटे आकारों को अपने में मिला लिया और इससे उनका आकार और बढ़ गया। इन महीन अंतरिक्षीय धूल के ग्रहों के आकार लेने का समय लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व का था। अंतरिक्षीय पदार्थों की क्षय वृद्धि के दौरान गर्म ग्रह थे, परंतु बाद में शीतल होने के कारण ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से व्यवस्थित थे कि प्रत्येक ग्रह की सूर्य से दूरी उसके अगले अंदरूनी ग्रह की दूरी से लगभग दुगनी थी। ये तथ्य अन्य 9 ग्रहों के विषय में भी लागू होता है, जो इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम एवं नेपच्यून। प्लेटो एक अपवाद है क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी नेपच्यून की सूर्य से दूरी की लगभग 1/3 मात्र है। यही नियम अन्य उपग्रहों से उनके ग्रहों से दूरी के विषय में भी लागू होता हुआ पाया जाता है।
ये ध्यान देने योग्य है कि सूर्य के चारों ओर के आवरण के निर्माण में लगभग 90% विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। धूल कण बाद में बड़े ढेर के रूप में एकत्रित हो गए, जिससे ग्रहों एवं उनके उपग्रहों तथा क्षुद्रों ग्रहों का निर्माण हुआ। यद्यपि विभिन्न गैसें अगले 100 लाख वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में बिखर गए। विजेकर के मतानुसार जो कुछ भी सूर्य के साथ घटित हुआ अन्य तारों तथा बड़ी संख्या में ग्रहों एवं उनके उपग्रहों के साथ भी घटित हुआ होगा। इस प्रकार से इस गैंगे में करोड़ों ग्रहों के होने की पूरी संभावनाएं हैं। अतएव एवं यह भी पूरी तरह संभव है कि हमारी आकाशगंगा के अन्य ग्रहों में भी जीवन का अस्तित्व हो। मंगल एवं शुक्र हमारे सौरमंडल के सबसे अधिक निवास योग्य ग्रह हैं। भविष्य में अंतरिक्ष यान इन 2 ग्रहों पर निवास की संभावनाओं के विवरण की खोज करने में सक्षम हो सकते हैं। विजेकर के सिद्धांत की आलोचना है। विजेकर के सिद्धांत ने सौरमंडल की उत्पत्ति का एक प्रारूप प्रस्तुत किया, परंतु इसके विवरणों को स्वीकार नहीं किया गया। जिन विक्षोभीय भंवरों को ग्रहों के आकार ग्रहण करने का कारण माना जाता है, वे इतने नियमित आकार एवं व्यवस्थित नहीं थे जितना विजेकर द्वारा माना गया था। हालांकि कुछ अन्य बिंदु भी हैं जो इस सिद्धांत के पक्ष में जाते हैं। उदाहरणार्थ सूर्य का एक धूल एवं गैस के बादल से होकर गुजरना तथा ओरियन तारामंडल में संकीर्ण निहारिका का एक सुस्पष्ट निहारिका का होना। आकाशगंगा में असंख्य चमकती हुई एवं अंधेरी निहारिकाएं हैं। निहारिकाएं अत्यंत व्यापक होती हैं और इसलिए यदि सूर्य इनमें से किसी एक में गोता लगाता है तो संभवतः उसमें आगामी कई 100,000 वर्षों तक बना रहेगा। इस बात में बहुत कम संदेह है कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से किसी अंतरिक्षीय पदार्थ का आवरण एकत्रित होगा। यह सिद्धांत संतोषजनक रूप से ग्रहों की सूर्य से वर्तमान दूरी की गणना भी करता है। बीए पार्ट फर्स्ट की पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत विजेकर का धूल गैस बादल सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसकी संक्षेप में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का कुछ परिमार्जन भी किया गया था। भले ही विस्तृत रूप से ये उससे भिन्न है। उन्होंने माना कि सूर्य सौर निहारिका से घिरा है, जिसमें अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम के साथ साथ अंतरिक्षीय धूल का भी है। कणों के घर्षण एवं टकराव से तस्तरीनुमा बादलों का निर्माण हुआ एवं जमाव की प्रक्रिया से ग्रहों ने आकार लिया। मैं आज इस विजेकर के धूल गैस बादल सिद्धांत का पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के रूप में आज इसका यही समापन करता हूँ और सभी बीए पार्ट से फर्स्ट की छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को एक सरल और सुबोध्य और सरल भाषा के रूप में इसका
ऑनलाइन पाठ्यक्रम का वाचन देखा। सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।